नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मनवा स्क्रीन चैनल पर। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे जरूर देख लें। ये वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हुआ है क्योंकि बीच में कुछ काम आ गया था, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो चलिए अब बिना देर किए एपिसोड शुरू करते हैं। विक्टर कहता है कि ये चिंता की बात नहीं है क्योंकि उसने पहले ही सावधानी बरतते हुए उनके लिए मास्क बना दिए हैं। कुछ समय बाद एक आदमी चिल्लाता है कि क्या हुआ है क्योंकि स्लम में अब कोई जिंदा नहीं बचा है। गार्ड्स कहते हैं कि पिछली रात वे वहीं थे। दूसरा आदमी कहता है कि उसने उसे सैनिकों पर नजर रखने को कहा था, तो उसने उन्हें क्यों हटा लिया। वो कहता है कि उसे बीमारी के कारण मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। आदमी एक नकली मास्क उठाकर कहता है कि क्या यही बीमारी का बहाना था, और वो यकीन नहीं कर पा रहा कि वो इतनी आसानी से धोखा खा गया। मोनिक सब कुछ देखता है और गुस्से में उन्हें बेवकूफ कहता है। फिर अपनी सीट पर हाथ मारते हुए चिल्लाता है कि उसने रैना की मदद की और उस पर दया दिखाई, फिर भी उसने उसे धोखा दिया। वह कहता है कि वह इसे ऐसे नहीं जाने देगा। तभी कुछ सैनिक उसके पास आते हैं और उसे सलाम करते हैं। हम देखते हैं कि उनके केप पर एक बिच्छू बना है और वह खून से सना हुआ है। आदमी कहता है कि पूरी स्कॉर्पियन कैवेलरी यूनिट युद्ध से लौट आई है। मोनिक उनकी ओर मुस्कुराते हुए बढ़ता है और कहता है, ये परफेक्ट है, वे तुरंत रवाना होंगे। ऐसा लगता है कि स्वर्ग भी अब उसके साथ है। वह एक पक्षी की ओर देखता है और रैना की तुलना पिंजरे में बंद एक पक्षी से करता है। वह कहता है कि वह उसे भागने का पछतावा दिलाएगा। कुछ समय बाद हम एक कारवां को यात्रा करते हुए देखते हैं। एक बच्चा थक कर घुटनों पर गिरता है और अपनी माँ से कहता है कि वह और नहीं चल सकता। माँ कहती है कि बस थोड़ी दूर और है। कोई आगे से विक्टर को बुलाकर कहता है कि लोगों की सहनशक्ति अब खत्म हो रही है और उन्हें कुछ देर रुक जाना चाहिए। विक्टर कहता है कि उन्हें नहीं पता कि काउंट की सेना कब पीछा कर लेगी, इसलिए जब तक वे नदी तक नहीं पहुंच जाते उन्हें रुकना नहीं चाहिए। आदमी कहता है कि इस हालत में वे नदी तक पहुंचने से पहले ही गिर जाएंगे। रैना कहती है कि उनकी बात मान लेनी चाहिए। विक्टर हैरान होता है, कहता है कि समय बहुत कीमती है। रैना कहती है कि ये जरूरी है कि वे बिना किसी को चोट पहुंचाए वहां तक पहुंचे। कम से कम भूख तो मिटा सकते हैं। वे खाना बनाना शुरू करते हैं। विक्टर कहता है कि गार्ड्स को उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। रैना कहती है कि वह ठीक है और उसे पहले दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। विक्टर कहता है कि उसने कल से कुछ नहीं खाया। अगर वह गिर पड़ी तो लोग घबरा जाएंगे। रैना कहती है कि लोगों का ये हाल उसकी नाकामी की वजह से है क्योंकि वह सहाय है। विक्टर कहता है कि ऐसा मत कहो, वह लोगों की नैतिक ताकत है। लोग उसी के पीछे आए हैं। चाहे कुछ भी हो जाए वे उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उसे खाना खाना चाहिए और ताकत लौटानी चाहिए। रैना मुस्कुराती है और खाना देखती है, फिर उसका धन्यवाद करती है। तभी सीटी जैसी आवाज आती है। विक्टर घबराकर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्या काउंट की सेना आ गई? गांव वाले चिल्लाते हैं और भागने को कहते हैं। घोड़े दौड़ते हैं और स्कॉर्पियन कैवेलरी जाल फेंककर गांव वालों को पकड़ने लगती है। रैना और विक्टर कांपते हुए सब कुछ देखते हैं। एक सिपाही मुस्कुराता है और कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वे दोनों पूरी तरह से गिर चुके हैं। वे रैना से कहते हैं कि अब उसे चुपचाप वापस चलना होगा और हम वाइपर जून से मिलते हैं। जून कहता है कि अगर उसे अपने नागरिकों की जान प्यारी है तो उसे वापस चलना होगा और सैनिक उस पर हथियार तान देते हैं। विक्टर उन्हें डरपोक कहता है कि निहत्थे नागरिकों को बंधक बनाकर धमकाना शर्मनाक है। जून कहता है कि क्या उनके पास कुछ कहने का हक है जब वे रात के अंधेरे में चूहे की तरह भाग निकले। विक्टर कहता है कि उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया गया। जून कहता है कि उन्होंने ही हालात बिगाड़े, शरण दी गई, फिर भी रात को भाग गए। अगर यही राजकुमारी है जिसे संत कहा जाता है तो ये उसके नाम के लायक नहीं। विक्टर पूछता है कि क्या उसे याद नहीं कि उन्होंने लोगों के साथ क्या किया? ज्यादा टैक्स लगाए, उन्हें जबरन मजदूरी में झोंक दिया, भेदभाव किया। जून कहता है कि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। फिर वह उंगली उठाकर इशारा करता है और उसका एक आदमी तलवार निकालकर एक नागरिक की ओर बढ़ता है। वो कहता है कि उनके आदेश सिर्फ रैना से जुड़े हैं, इसलिए फैसला करे, राजकुमारी को सौंप दें या सब यहीं मरे। रैना कहती है कि अगर वह अकेले लौटेगी तो क्या वो सच में लोगों को छोड़ देंगे। विक्टर मना करता है। जून हंसते हुए कहता है कि वह स्कॉर्पियन नाम की कसम खाता है। विक्टर कहता है कि वह झूठ पर भरोसा न करे, उसे भाग जाना चाहिए। लेकिन रैना कहती है कि वह वुल्गा राज्य की आखिरी सदस्य है। वो कैसे अपने लोगों को छोड़कर जा सकती है? अभी अभी उसने कहा था कि वो लोगों की नैतिक ताकत है, लेकिन वह खुद कुछ नहीं है बिना लोगों के। वह सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, इसलिए विक्टर से कहती है कि वो लोगों का ध्यान रखे। विक्टर रोने लगता है, लोग भी रोने लगते हैं। रैना आगे बढ़ती है और पूछती है कि क्या ये सच में दुनिया की मर्जी है? अगर हाँ तो वह इसे स्वीकार करेगी, लेकिन उसे एक अफसोस है,
वह सिमून का आभार नहीं जता पाई। जून हंसता है और कहता है कि अगर ऐसा ही होना था तो उसने इतना बवाल क्यों मचाया और वह उसे काउंट के पास सुरक्षित ले जाएगा। तभी वह कहता है कि अब जब रैना सुरक्षित उनके पास है, काउंट का अंतिम आदेश है, सभी को मार डालो। सभी सैनिक हंसते हैं और लोग चीखने लगते हैं, मदद की गुहार लगाने लगते हैं। रैना कहती है कि वे क्या कर रहे हैं, उन्होंने तो कसम खाई थी। जून कहता है कि उसने कब ऐसा कहा। वो तेज घबराहट महसूस करने लगती है और पूछती है क्या इसका मतलब उसने झूठ बोला, और तभी वो अपने सैनिकों को इशारा करता है कि उसे वहां से ले जाओ। जैसे ही वो लोग उसे ले जाने लगते हैं, विक्टर अंदर घुसता है और कहता है कि उसे छोड़ दो वरना वो सबको काट डालेगा। जून अपना घोड़ा आगे बढ़ाता है और जैसे ही वो विक्टर से टकराने वाला होता है, वो सीधे उसकी छाती में छुरा घोंप देता है और कहता है कि उसे नहीं पता वो जवान होने पर कोई मशहूर योद्धा था या नहीं, लेकिन अब वो बस एक बूढ़ा आदमी है। रायना उसका नाम पुकारते हुए चीखती है जब विक्टर अपने जख्म को थामे खड़ा होता है। जुन कहता है कि ये उनके लिए एक आशीर्वाद है। वो लोगों को दिखाना चाहता था कि उन्होंने खुद को कैसी हालत में डाल लिया है, और जब विक्टर का सिर कटेगा शायद बाकी लोग समझ जाएंगे। जैसे ही तलवार नीचे गिरती है, रायना रोने लगती है, जोर से नहीं चिल्लाती है। तभी एक बैंगनी आभा निकलती है जो जुन को हमला करने से रोक देती है, जिससे उसका घोड़ा बौखला जाता है और जुन पूछता है ये क्या हो रहा है। विक्टर भी हैरानी से ऊपर देखता है और रायना भी, लेकिन फिर रायना समझने लगती है कि ये क्या है और उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आती है और वो सब ऊपर देखते हैं जहां कोई एक पेड़ की चोटी पर खड़ा है। रायना रोते हुए कहती है कि सिमून आ गया और उसका शुक्रिया अदा करने लगती है। सिमून कहता है कि उसे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसे देखकर उसे नहीं लगता कि यहाँ किसी पर दया दिखाने की जरूरत है। विक्टर कहता है कि उसे लगा था अब सब खत्म हो गया, लेकिन वो उनकी मदद करने आ गया और वो खुद से शर्मिंदा है। फिर वो सिमून को धन्यवाद देता है। जून उसका नाम दोहराता है। विक्टर हैरान रह जाता है कि उससे उसका नाम कैसे निकल गया और घबरा जाता है। जून कहता है कि अब समझ में आया, उसे उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। असल में वो लाकोनिस काउंटी का युवा प्रभु है। उसे तभी शक हो गया था जब राजकुमारी एक रात अचानक भाग गई, जबकि इतने समय से चुपचाप थी। उसे लगा जरूर कोई है जो उसे गुप्त रूप से मदद कर रहा है, लेकिन निकला कि वो जिस उम्मीद को थामे हुई थी वो एक बर्बादी की ओर जा रहे विस्काउंटी का मूर्ख लड़का था। वो कहता है कि राजकुमारी के लिए ये वाकई शर्म की बात है और अपने सैनिकों से पूछता है कि वो लोग अब तक खड़े क्यों हैं। कहता है जाकर उसे मार डालो। जैसे ही उसके सैनिक पेड़ की तरफ बढ़ते हैं, सिमून अपना हाथ फैलाता है और उसकी कलाई की कंगन चमकने लगती है। वो कहता है मेरे बुलावे को सुनो, और अपनी अमर सेना को पुकारता है। भीड़ चौंक उठती है और वो खून के आंसू रोने लगता है और खून थूकता है। कहता है कि उन्हें दुश्मनों को नर्क की ओर ले जाना है और सामने दिख रहे हर दुश्मन का सफाया करना है। गोलेम जमीन से निकलते हैं, चीखते हुए पूरे सैनिकों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। घुड़सवार कहते हैं उन्होंने कभी इतने बड़े गोलेम नहीं देखे। जुन पूछता है कि ये कौन है, कैसे उसने गोलेम बुला लिए। एक गोलेम अपनी मुट्ठी पीछे करता है और एक घुड़सवार की टांग पर मुक्का मारता है, जिससे वो उठ जाता है। एक और उसका घोड़ा पकड़ लेता है। घुड़सवार एक दूसरे से कहते हैं कि शांत रहो, ये बस कुछ नीच स्तर के गोलेम है। इनकी ताकत और रफ्तार एक जाइगेंट से बहुत कम है, और अगर वो अपनी फुर्ती का सही इस्तेमाल करे तो जीत सकते हैं। फिर सिमून अपनी मारियोनेट शक्ति से उन्हें नियंत्रित करता है और जमीन पर प्रहार करता है, जिससे जमीन हिलती है और मलबा हवा में उड़ता है, कुछ घुड़सवारों से टकराता है और पूरी टुकड़ी को तहस नहस कर देता है। जुन हैरानी से कहता है ये तो नामुमकिन है। फिर वो अपने घोड़े से उतरता है, रायना की कलाई पकड़ता है और उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। कहता है कि रुक जाओ, अगर उसने एक भी हरकत की तो वो राजकुमारी को मार डालेगा, इसलिए अगर वो उसकी जान की परवाह करता है तो रुक जाए। सिमून ब्लिंक सक्रिय करता है और सीधा जुन के सामने टेलीपोर्ट करता है। उसका सिर पकड़कर उसे पास के पेड़ से दे मारता है। जुन का हेलमेट टूट जाता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। फिर सिमून उसका गला पकड़कर कहता है कि परेशान करने वाली यादें मत उखाड़ो। उसका मूड पहले से ही खराब है और अब तू उसे और चिढ़ा रहा है। क्या तू वाकई मरना चाहता है? जुन कहता है कि वो उसे ऐसा करने नहीं देगा। काउंट ये बर्दाश्त नहीं करेगा। सिमून अपनी उंगली उसके सिर पर रखता है और कहता है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी। जुन मिन्नत करता है कि रुक जाओ, और तभी तेज धमाके की आवाज आती है और जुन घुटनों पर गिर जाता है। रायना हैरान होकर सिमून को देखती है और उसका नाम पुकारती है जब वो जून की लाश के सामने खड़ा दिखता है। फिर वो उसकी ओर लौटता है और रायना उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया, लेकिन वो बस कहता है कि शरणार्थियों को लेकर थोड़ी देर के लिए कहीं छुप जाओ।
रायना बस उसकी पीठ को घूरती रहती है, हैरान होकर, और वो आगे चलता है। फिर कुछ और घुड़सवार उसके सामने आते हैं। वो कहते हैं कि जून इतनी आसानी से कैसे हार गया। वो कहते हैं कि एक लड़ाई जिसमें जायगैंट नहीं है, वहां एक मेज की ताकत ही लड़ाई की दिशा तय करती है। लेकिन उन्हें ये सच नहीं लगता था। उन्होंने बहुत सुना है कि 7वें सर्कल से ऊपर का मेज एक युद्ध का परिणाम तय कर सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई गोलेम्स का इस्तेमाल करता हो। ये तो किसी मेज से ज्यादा एक राक्षस राजा जैसा है। सिमोन कहता है कि जब उन्होंने युद्ध करने का फैसला किया और उस पर हमला किया, तभी उन्हें अपनी मौत के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। वो उसके आभा से डरने लगते हैं और कहते हैं कि इतने भयानक राक्षस से लड़ना मुमकिन नहीं, और भागने लगते हैं। सिमोन फायरवॉल खड़ा कर देता है ताकि वो भाग न सके, और कहता है क्या उन्हें सच में लगा था कि वो उन्हें जाने देगा। फिर वो अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि अब वो सब यहीं मरेंगे, एक एक करके। थोड़ी देर बाद रात में सब घोड़े से उतारकर जमीन पर मरे पड़े हैं। फिर सिमोन मुड़कर रायना की तरफ देखता है, जो अविश्वास में है। सिमोन कहता है कि वे यहाँ के दुश्मनों से तो निपट चुके हैं, लेकिन नहीं जानते कि आगे और कब हमलावर आ सकते हैं, और वह उसे नदी तक, जहां बेड़ा है, छोड़ने जाएगा, और उसे उसके पीछे आना चाहिए। एक आदमी उसे रोकने को कहता है। सिमोन सोचता है कि क्या हुआ। वह आदमी कहता है कि वह उसकी मदद के लिए आभारी है, लेकिन उसे राजकुमारी के पास नहीं जाना चाहिए। वह पूछता है कि जो ताकत उसने दिखाई वह क्या थी, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सुना कि लैकॉन परिवार में गोलेम्स को नियंत्रित करने की शक्ति हो, और जो जादू उसने दिखाया वह सामान्य से अलग था। उसमें एक अजीब और अंधकारमय ऊर्जा थी। वह पूछता है कि क्या वह काला जादू था, और सोचता है कि एक योद्धा परिवार का बेटा ऐसी शक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। सिमोन अब समझता है कि उससे गलती हो गई है। उसने क्षणिक आवेग में आकर अपनी शक्तियां बहुत लोगों के सामने उजागर कर दी। यह उसके स्वभाव के खिलाफ था। वह तो कातरीना भी नहीं है। वह सोचता है कि शायद यह उसके पिछले जीवन की मूर्खता की वजह से, जब वह उसे बचा नहीं पाया, और वह खुद को हास्यास्पद कहता है। वह कहता है कि उसके पास समझाने का समय नहीं है, लेकिन वह आदमी कहता है कि वह ऐसा नहीं कह सकता, और ये नहीं मान सकते कि उसने इतनी अपवित्र शक्ति का उपयोग किया और उसे छोड़ दे। सिमोन कहता है कि वह चाहे इसे अपवित्र कहे, लेकिन यही वह शक्ति है जिसकी वजह से वे सभी जीवित हैं। क्या वह गलत है? वह आदमी कहता है कि शायद वह सही हो, लेकिन काले जादू का मार्ग ऐसा है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, और पूछता है कि क्या उसे योद्धा लान के वंशज के रूप में शर्म नहीं आती। रिया तब बोल पड़ती है और उनसे कहती है कि कृपया रुक जाएं। तरीका मायने नहीं रखता। यह नहीं बदलता कि उसने उन्हें बचाया है। शुरुआत से ही सिमोन खुद को काले जादू से दूषित नहीं करेगा। सिमोन कहता है नहीं, परिस्थितियों को देखते हुए वह झूठ नहीं बोलना चाहता। हम जून की लाश और उसके गोलेम्स को देखते हैं। वह समझाता है कि जैसा कि उन्होंने देखा, यह शक्ति उस राक्षस राजा का काला जादू है जो 65 साल पहले मर चुका था। गांव वाले घबरा जाते हैं, पूछते हैं कि कोई इतनी पुरानी राक्षस राजा की शक्ति कैसे इस्तेमाल कर सकता है। क्या वह फिर से जीवित हो गया है? सिमोन कहता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं, वह जीवित नहीं हुआ है। यह बस उस शक्ति के पूरे जान का पुनरागमन है जो दुनिया को अराजकता में डाल सकती है। अपने श्राप की वजह से उसका शरीर बचपन से ही कमजोर था। वह अपने परिवार की तलवार कला भी धीरे सीखता था। जब भी वह परेशान होता या हताश होता, वह उस स्थान पर जाता जहां उसके पूर्वजों ने महान कार्य किए थे, राक्षस राजा का किला। लेकिन एक दिन सौभाग्य से उसने एक छिपा हुआ रास्ता खोज लिया जिसे राक्षस राजा ने छुपाया था। सीढ़ियों में एक गुप्त बटन दबाने से एक कक्ष खुला। वह एक बच्चे के रूप में बहुत हैरान था, और वह कक्ष किले की गहराइयों में ले गया। वहां राक्षस राजा की पूरी विरासत थी। उसने अलमारियों से एक किताब उठाई, और उस निषिद्ध द्वार को खोलने का डर क्षणिक ही था। जैसे ही उसने उसमें देखा, वह डरने के बजाय खुश हुआ, क्योंकि उसने समझा कि वह अपनी प्राकृतिक सीमाओं को पार कर सकता है। उसके बाद उसने धीरे धीरे जादू सीखना शुरू किया, गोलेम्स को नियंत्रित करना और रहस्य जानना, और उसका परिणाम वही शक्ति है जो उन्होंने अभी देखी। अब निश्चित रूप से राक्षस राजा की शक्ति का उपयोग करना एक नायक के वंशज होने के बावजूद आलोचना योग्य है, लेकिन चाहे वह कितना भी ईमानदार हो, उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए शक्ति चाहिए थी। रायना भावुक हो जाती है, लेकिन वह गांव वाला आदमी कहता है कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता। विक्टर चिल्लाता है, अब बहुत हो गया। जैसा कि सिमोन ने कहा, फिलहाल सभी सुरक्षित हैं। कम से कम वे सही और गलत का न्याय करने की स्थिति में नहीं है। चाहे वह शक्ति राक्षस राजा की हो या शैतान की, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे बस इसके लिए आभारी हो सकते हैं कि वे बच गए हैं, और जो कुछ भी आज यहाँ हुआ है उसके बारे में वे चुप रहेंगे, इसलिए उसे चिंता नहीं करनी चाहिए।
और फिर वह दिल से उसका धन्यवाद करता है। सिमोन अपनी आंखें बंद करता है, खुश होता है कि सब ठीक रहा। वह उनका समझने के लिए धन्यवाद करता है। वह कहता है कि सौभाग्य से ऐसा लगता है कि उसने कुछ को अपने पक्ष में कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सभी संतुष्ट है और इस सब के बाद उसे थोड़ा और प्रयास करना होगा। विक्टर कहता है कि उन्हें नहीं पता कि काउंट के आदमी कब आएंगे। उन्हें पकड़ने के लिए वे जरूर रास्ते में होंगे, इसलिए उन्हें जल्दी से लैनवी काउंटी की ओर बढ़ना होगा। किसी कारणवश एक नाव दिखाई जाती है, शायद ये दिखाने के लिए कि वे वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन वापस मोनिक की ओर वह जमीन पर एक गिलास फेंकता है। कहता है कि न सिर्फ राजकुमारी और उसके शरणार्थियों को उससे छीन लिया गया, बल्कि स्कॉर्पियंस को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, जो कि उसकी सबसे मजबूत घुड़सवार टुकड़ी थी, और उनका गर्व भी। यह सब उस अभिशप्त लैनवी काउंटी की वजह से हुआ। उसे यकीन नहीं होता कि वे हार गए। उसका एक आदमी कहता है कि जिस तरह से ऑर्डर ऑफ शैडो गिरा, हो सकता है कि अन्य रईसों ने गुप्त रूप से उसका समर्थन किया हो और दुश्मन की सटीक सैन्य शक्ति दी जाने बिना कोई कदम उठाना खतरनाक होगा। मोनिक उसे चुप रहने को कहता है, पूछता है कि क्या उसका 2 बार किस्मत से जीत जाना उसे डरा रहा है, क्योंकि वह इन कमजोर लोगों को अपनी मर्जी से काम करने नहीं दे सकता। इसलिए उसे सम्राट को एक संदेश भेजना होगा। ये कहते हुए कि सिमोन ने उसकी भूमि को कैसे मूर्ख बनाया, और हम देखते हैं कि पिंजरा अब खुल चुका है। वह कहता है कि वह उसकी हड्डियों तक को पछतावे से भर देगा। विक काउंटी में हम विक्टर और रायना को बाकी महत्वपूर्ण लोगों के साथ एक मेज पर बैठे हुए देखते हैं। हैंस कहता है कि उन्हें शाही परिवार से संदेश मिला है। उसमें कहा गया है कि उन्होंने मोन और लैनवी काउंटी के बीच एक क्षेत्रीय युद्ध की अनुमति दे दी है। विक्टर कहता है कि यह निश्चित रूप से काउंट की चाल थी, और रायना माफी मांगती है, कहती है कि यह सब उनकी वजह से हुआ। रोजर्स कहता है बिल्कुल नहीं, उसकी क्रूरता को देखते हुए यह अपरिहार्य था। रायना कहती है कि यह सही है और उसे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उसने सिमोन की हत्या की कोशिश की, जबकि उसका उससे कोई संबंध भी नहीं था। रोजर्स कहता है कि एक बात है जो वह नहीं समझ पा रहा। युद्ध का औचित्य सिद्ध करने के लिए मोनिक ने कहा कि उसके सैनिकों को नुकसान पहुंचाया गया। रिया और विक्टर चुप हो जाते हैं, और फिलिप कहता है कि उन्होंने तो स्कॉर्पियंस को कभी देखा तक नहीं, तो वह इतनी बेहिचक झूठ कैसे बोल सकता है। रोजर्स कहता है कि वह नहीं समझ पा रहा कि शाही परिवार ने इसे कैसे मान लिया, और यह स्पष्ट रूप से भाई भतीजावाद का मामला है। सिमोन कहता है कि यह समय ऐसे तुच्छ विषयों पर बहस करने का नहीं है। इस समय उन्हें यह सोचना होगा कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। वह रोजर्स से पूछता है कि इस समय उनकी सैन्य स्थिति कैसी है। रोजर्स कहता है कि वे शरणार्थियों में से युवाओं की भर्ती कर रहे हैं। समस्या यह है कि उनके पास उन्हें प्रशिक्षण देने का समय नहीं है। वे युद्ध भूमि पर कितना कारगर होंगे, यह अलग बात है। सिमोन गिगेंट्स के बारे में पूछता है, और म्यूट कहता है कि वे अपने क्षेत्र की बची हुई धनराशि से कबाड़ गिगेंट्स खरीदकर उन्हें मरम्मत कर रहे हैं, लेकिन समय की कमी के कारण वे केवल 3 को ही तैनात कर पाए हैं। वे दुश्मनों की तुलना में निश्चित रूप से कमजोर होंगे। सिमोन सोचता है, लेकिन रायना हाथ उठाती है और कहती है कि अगर बात गिगेंट्स की है तो उनके पास भी एक है। उन्हें याद आता है कि वह बात मायर की हो रही है। उन्होंने उसके प्रदर्शन को अखाड़े में देखा है, इसलिए वह बहुत मददगार होगा, लेकिन उनके पास उसे चलाने के लिए कोई सवार नहीं है। रिया कहती है कि यह चिंता की बात नहीं है, क्योंकि विक्टर को उन्हें चलाने का अनुभव है। विक्टर कहता है कि वह अब एक बूढ़ा आदमी है, लेकिन उसे विश्वास है कि उसका वर्षों का अनुभव किसी से कम नहीं होगा। वह अपनी पूरी ताकत लगाएगा ताकि ये घराना बर्बाद न हो, और वह चाहता है कि उस पर भरोसा किया जाए और उसे लड़ने की अनुमति दी जाए। रोजर्स कहता है बिल्कुल, उन्हें वुल्गा किंगडम्स के प्रसिद्ध और सम्मानित कप्तान की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। फिलिप कहता है कि उसे लगा था कि वह सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है, लेकिन लगता है वह कुछ खास है। रोजर उसे झाड़ता है और वह कहता है कि वह कोई अच्छा कप्तान नहीं है। विक्टर कहता है कि उसे याद आया कि उनके पास वुल्गा किंगडम्स के नाइट्स भी हैं। वे काउंट के दबाव के कारण अपनी पहचान छुपा रहे थे, लेकिन वे गुप्त रूप से अपना प्रशिक्षण जारी रखे हुए हैं। रोजर कहता है कि यह भरोसेमंद होगा। म्यूट फिर कहता है कि वह उनकी उम्मीदों को दबाना नहीं चाहता, लेकिन स्थिति बहुत नाजुक है। ये पुष्टि हो चुकी है कि काउंट के पास कम से कम 80 गिगेंट्स है, उनमें से 5 नाइट ग्रेड के हैं। आधुनिक युग में युद्धों पर ग्रेड और संख्या का बहुत प्रभाव पड़ता है। वॉरियर ग्रेड और नाइट ग्रेड के बीच का अंतर एक छोटे बच्चे और वयस्क के बीच का होता है। डेन वॉरियर ग्रेड एक नाइट ग्रेड के बराबर होते हैं। वे पहले से ही संख्या में कमजोर है, ऊपर से उनके गिगेंट्स के ग्रेड भी बेहतर है। चाहे वे कितने भी सामान्य नाइट्स भेजें, यह फिर भी एक नुकसान की स्थिति होगी। लेकिन सिमोन कहता है कि यह बदल सकता है।
अगर उनके दुश्मन गिगैंट्स का उपयोग कर ही न पाए तो शायद उनके पास जीतने का मौका होगा। म्यूट कहता है कि यह हो सकता है, इतने सारे गिगैंट्स को अनुपयोगी बना देना एक बड़ा दृश्य होगा। सिमोन कहता है कि वह यह नहीं कह रहा कि वे सीधे दुश्मनों के गिगैंट्स पर हमला करें, उन्हें बस ऐसी स्थिति बनानी है जिससे दुश्मन उनका उपयोग हीन कर पाए, क्योंकि उसे पता है कि उनके क्षेत्र की और की भौगोलिक स्थिति बहुत विविध है। पूर्व और पश्चिम में बड़े बड़े खड़े पहाड़ है, उत्तर में जंगल है। दुश्मनों के पक्ष से आक्रमण करने का ही विकल्प है और उन्हें समुद्र के रास्ते आना होगा। बहुत अधिक संभावना है वे अपने अधिकतर गिगेंट्स जहाज से लाएंगे और वे एक तैयारी करेंगे। वे समुद्र तटों पर जाल बिछा रहे हैं, बाधाएं रख रहे हैं ताकि उनके दैत्य सवार न हो सके, और वे अपनी लंबी दूरी की तोपों से उनके खुले सैनिकों पर हमला करेंगे। बेशक वे आक्रमण के अन्य संभावित मार्गों की अनदेखी नहीं कर सकते। अब से उन्हें उन पर भी विचार करना होगा। संख्या के अंतर के कारण हीनता महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन डर से पहले ही हार मान लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब उनके साथ रोजर्स है, जो उनके शूरवीरों के दल के कप्तान और वुल्गा साम्राज्य के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित नाइट्स के कप्तान हैं। व्यक्तिगत क्षमताओं की दृष्टि से वे लॉर्ड मोनिक के मुकाबले खड़े होने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं, बल्कि वे उससे श्रेष्ठ हैं। साथ मिलकर वे निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। वे उत्साहित होने लगते हैं, कहते हैं कि वे ये सुनने के बाद चुप नहीं बैठ सकते, और जो भी हो वे सिमोन का साथ देंगे। रेया कहती है कि वह असमंजस में थी, लेकिन अब उसे आशा दिखाई दे रही है। अजीब बात है, लेकिन जब वे उसके साथ खड़े होते हैं तो हार का ख्याल भी नहीं आता। विक्टर कहता है कि उन्होंने चमत्कार को अपनी आंखों से देखा है और ये युद्ध भी उन्हें ही विजेता के रूप में देखेगा। फिलिप कहता है अब इस सब का समय नहीं है, और वह युद्ध की तैयारी में लग जाता है। म्यूट भी कहता है कि वह अपना हिस्सा निभाने जा रहा है, और वे सभी एक एक करके बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही वे सभी बाहर निकलते हैं और दरवाजा बंद करते हैं, सिमोन कुछ जादू करता है और दरवाजे पर एक मुहर लगा देता है। फिर वह खांसता है और खून मुंह से निकलता है। वह कुर्सी पर गिर जाता है। वह कहता है कि क्रोध में बहकर खुद को खो देना अब उस पर भारी पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसने जितना मना संभाल सकता था उससे अधिक उपयोग कर लिया। उसकी स्थिति इतनी अस्थिर है कि वह मना के प्रवाह को नियंत्रित भी नहीं कर पा रहा। इस गति से उसका सर्कल टूट सकता है। फिर सीन बदलता है और सिमोन खान के अंदर कहीं जमीन पर कुछ बना रहा है। वाकई अच्छा हुआ कि खान के नीचे एक उपयुक्त स्थान था और वह यहाँ बिना किसी को पता चले अनुष्ठान पूरा कर सकेगा। श्राप के कारण परिवार का उत्तराधिकारी बन जाने के बाद उसका मना सर्कल अस्थिर था। राक्षसी ऊर्जा को आत्मसात करने के बाद वह एक काले सर्कल में बदल गया, और इसी कारण वह अपने शरीर की सीमाओं को पार कर पाया और उसकी जादुई शक्ति सीधे छठे सर्कल तक पहुंच गई। हालांकि वह बिच्छुओं के खिलाफ लड़ाई में अपनी भावनाओं में बह गया और अत्यधिक मना का उपयोग किया, जिससे उसका काला सर्कल अत्यधिक दबाव में आ गया और एक बार फिर टूटने की कगार पर है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए उसे एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता है जो उसकी जादुई शक्ति को पुनः बहाल कर सके, जैसे पहले उत्तराट ने किया था। दूसरे शब्दों में उसे एक राक्षस वंश की आवश्यकता है। प्राचीन काल में काले जादू से राक्षस वंश को बुलाया जाता था ताकत पाने के लिए। समस्या यह है कि उन्होंने वह अनुबंध करने के लिए अपनी आत्मा बेच दी, जबकि सिमोन को बस अपनी जादुई शक्ति को पुनः सशक्त बनाना है। अनुबंध की बजाय जिसमें वह राक्षस वंश की शक्ति उधार ले, उसे राक्षस को पूरी तरह से आत्मसात करना होगा और उसकी क्षमताओं और राक्षसी ऊर्जा को चुराकर उसकी शक्ति और जादू पर पूर्ण नियंत्रण पाना होगा। बेशक चूंकि वह इस समय जादू का स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर सकता, एक उच्च स्तरीय राक्षस को बुलाना कठिन होगा। सबसे पहले उसे एक निम्न स्तरीय राक्षस बुलाना होगा, फिर बस बलिदान बाकी है। सामान्यतः एक जानवर या इंसान की बलि दी जाती है, लेकिन उसके पास एक अधिक उपयुक्त विकल्प है। एक ऐसे जादूगर के रक्त में जो मना और राक्षसी ऊर्जा वहन करता है पर्याप्त आत्मिक शक्ति होती है, जो इस अनुष्ठान के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। शुरुआत से ही वह किसी असंबंधित जीवन की बलि देने में हिचकिचाता है ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हालांकि यह विचार उस राक्षस राजा के लिए हास्यास्पद है जिसने समूची मानवता को नष्ट करने की कोशिश की थी। अब जब वह सोचता है तो उसे याद आता है कि ऐसे लोग भी थे जो उसके समान विचारधारा साझा करते थे। अंधकार के अनुयायी वे मानवता से गहरे रूप से निराश मानवों का एक समूह थे, लेकिन उन्होंने जीवन के प्रति सम्मान और सद्गुणों को नहीं भुलाया था। पुनर्जन्म के बाद उसने उनका नाम नहीं सुना, इसलिए वे संभवतः उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गए। उसका सीना दर्द करने लगता है क्योंकि उसकी स्थिति और भी बिगड़ रही है। वह कहता है कि उसे जल्दी करनी होगी और वह अनुष्ठान शुरू करता है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है, अपने रक्त की बूंदें हर ओर बिखेरता है। वे सर्कल से बाहर उड़ने लगती है और वह खुद को तैयार करता है।
जैसे ही एक विशाल आभा उसके सामने आकार लेती है, वह कहता है कि आकार लो। आभा एक रूप लेती है और हम देखते हैं कि एक पैर जमीन पर पड़ता है। वास्तव में वहां 3 पूरी तरह से अलग प्राणी प्रकट होते हैं। सिमोन कहता है कि उनके दिखने के बावजूद वे अभी भी निम्न स्तर के हैं और केवल 3 है, तो वह बिना जादू के भी उनसे लड़ सकता है। तभी एक आवाज आती है, पूछती है कि उसने इतनी लापरवाही से उन्हें बुलाने की जुर्रत कैसे की। पूरी खान हिलने लगती है और सिमोन चौंक जाता है कि और भी है। फिर हम एक विशाल बिल्ली के दांत देखते हैं जो दहाड़ती है, जिसे सिमोन चौंक जाता है। वह आगे बढ़ती है और कहती है कि वह राक्षस जगत की अंतहीन पीड़ा की रानी सेबास्टियन है। वह सिमोन से पूछती है कि क्या वह उसे बुलाने की कीमत चुकाने को तैयार है। सिमोन भ्रमित है, कहता है कि यह सर्कल तो निम्न स्तर के लिए था और उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह उच्च स्तर की बिल्ली जैसी राक्षसी का सामना नहीं कर सकता। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि वह उन्हें वहीं छोड़कर भाग सकता है, क्योंकि अगर वे उसके क्षेत्र में प्रकट हुए तो भारी उपद्रव होगा। इस स्थिति को देखते हुए उसे जादुई सर्कल को मिटाना होगा और उन्हें जबरदस्ती वापस भेजना होगा। सेबास्टियन कहती है कि लगता है कि वह उसके सामने भयभीत है और कहती है, डर मत मानव, यदि तू चुपचाप अपनी आत्मा सौंप दे तो मैं तुझे त्वरित मृत्यु प्रदान करूंगी। सिमोन पूछता है कि वह किसे भयभीत कह रही है। वह तो बस सोच रहा था कि उन्हें कैसे हराया जाए। छिपकली जैसा एक प्राणी एक पत्थर उठाकर फेंकता है, लेकिन सिमोन उसे चकमा देता है। मेडुसा हमला करती है, लेकिन जैसे ही सिमोन अपनी तलवार निकालता है और वार को रोकता है, तलवार तुरंत पत्थर में बदलने लगती है। वह कहता है कि अगर वह वार सीधे लगता तो ये खतरनाक होता, और पत्थर उड़ने लगते हैं और वह उन्हें चकमा देता है। कहता है कि वे उसे सांस लेने भी नहीं दे रहे। इस गति से वह जादुई सर्कल भी बंद नहीं कर पाएगा। उसे भागना ही होगा, लेकिन वह सोचता है कि जरूर कुछ किया जा सकता है। वह देखता है कि पास में कहीं से पानी टपक रहा है और सोचता है कि शायद ऊपर कोई नदी बह रही है। वह सतह की ओर छलांग लगाता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो यही उसका एकमात्र विकल्प है। चमगादड़ हमला करने की तैयारी करता है और उस पर एक आग का गोला छोड़ता है। जैसे ही वह सिमोन के पास आता है, सिमोन मुस्कुराता है और ब्लिंक का प्रयोग करके उसे चकमा देता है। चमगादड़ भ्रमित है क्योंकि गोला छत से टकराकर विस्फोट करता है। पानी अंदर आने लगता है। प्राणियों को अचानक हुए हमले से हैरान पाकर सिमोन एक पास के क्रिस्टल को कर देखता है और कहता है कि जादू का एक बार उपयोग करना भी उसके शरीर पर भारी पड़ता है, लेकिन इसका मतलब है कि अब वे हिल नहीं पाएंगे। इसलिए वह इस मौके का लाभ उठाकर जादू मिटा सकता है। सेबास्टियन के पंजे एक किनारे पर दिखाई देते हैं और सिमोन चौंक जाता है। वह कहता है कि सेबास्टियन जरूर घायल होगा, लेकिन वह पानी से डरता हुआ बस खड़ा दिखता है। सेबास्टियन कहता है कि अब वह खुद को रोककर नहीं रखेगा और कहता है कि सिमोन को उसके सामने झुककर क्षमा मांगनी चाहिए। यही उसका आखिरी मौका है। सिमोन कहता है कि उसकी तलवार टूट चुकी है और उसका काला सर्कल अपनी सीमा पर है, इसलिए वह गोलम्स भी नहीं बुला सकता। उसका शरीर पहले ही अपनी सीमाओं तक पहुंच चुका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह बस यूं ही बैठा रहेगा। वह सेबास्टियन के सामने खड़ा होता है, जो कहता है कि यह बुद्धिमानी भरा निर्णय है और वह उसे बिना दर्द के निगल जाएगा। सिमोन मांसपेशियों को मजबूत करने वाला जादू शुरू करता है और तनाव के कारण खांसने लगता है। सेबास्टियन भ्रमित है, कहता है कि यह कैसे संभव है। सिमोन खून थूकता है और कहता है कि अब उसके पास हार मानने का कोई कारण नहीं है। चाहे वह जैसा भी दिखता हो, उसने बहुत कुछ झेला है। वह पूछता है क्या सेबास्टियन को लगा कि वह ये सब नहीं समझेगा। वह पूछता है कि उसका मतलब क्या है और सिमोन आगे बढ़ता है। सेबास्टियन कहता है कि वह रुक जाए, उसका मन बदल गया है। अगर वह अब रुक जाए तो वह उसे अपना अधीनस्थ बना लेगा और अब तक जो कुछ हुआ है उस पर आंखें मूंद लेगा। उसे बस उसकी निष्ठा की शपथ लेनी होगी और वह उसे अपनी शक्ति देगा। सेबास्टियन विनती करता है, कहता है कि वह रुक जाए। जैसे ही सिमोन हमला करता है, एक विशाल विस्फोट होता है और धुएं से सिमोन मुस्कुराता है, कहता है कि उसने सही अंदाजा लगाया था। फिर हम एक छोटा सा पैर और कान देखते हैं। सेबास्टियन वास्तव में एक छोटा सा पुस इन बूट्स जैसा बिल्ली था। सिमोन कहता है कि उसका असली रूप बेहद दयनीय है और सेबास्टियन सोचता है कि उसने कैसे ये पता लगाया। सिमोन कहता है कि उसका भेष तो त्रुटिहीन था, इसलिए वह भी पक्का नहीं था, लेकिन एक उच्च स्तरीय राक्षस राजा का पानी देखकर इतना घबरा जाना अजीब था, इसलिए उसने एक दांव खेला। वह उसके जैसे राक्षसों से इतने बार लड़ चुका है कि अब तंग आ चुका है, इसलिए वह इन बातों को अच्छे से जानता है। सेबास्टियन कहता है कि वह इतना घमंड न करे, क्योंकि उसके जैसे रूप में भी वह एक इंसान को आसानी से हरा सकता है। सिमोन पूछता है कि क्या वह सच में ऐसा सोचता है और वह उत्तरार्थ की शक्ति का प्रयोग करना शुरू करता है। कहता है कि अगर चाहो तो आजमा लो।
सेबास्टियन डरता है, पूछता है कि उसके भीतर से एक राक्षस राजा की आभा कैसे आ रही है। सिमोन कहता है कि यह स्वाभाविक है क्योंकि उसने एक को निगल लिया है। सेबास्टियन पूछता है कि वह कौन है जो ऐसा कर सका। सिमोन पूछता है कि क्या उसने उसका नाम सुना है। सेबास्टियन सोचने लगता है, पूछता है कि क्या वह वही है, इतिहास का सबसे खतरनाक राक्षस राजा जिसके बारे में अब भी राक्षस जगत में कहा जाता है। वह डर के मारे घबरा जाता है और सिमोन उसे जमीन पर पटकता है। कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उसे पहचानता है या नहीं। वह फिर ब्लैक बाइंड को बुलाता है और कहता है कि सेबास्टियन अब यहीं मरेगा। सेबास्टियन उसे स्वामी कहकर पुकारता है और तुरंत उसके पैर से लिपट जाता है। कहता है कि उसने भारी भूल की, या ये मानकर कि वह उसे मामूली राक्षसी ऊर्जा देगा। सिमोन कहता है कि यह तो तभी पता चलेगा जब वह ऐसा करेगा, लेकिन सेबास्टियन कहता है कि अगर वह उसे बख्श दे तो वह उसके प्रति असीम निष्ठा रखेगा, और भले ही वह कैसा भी दिखता हो, वह राक्षस जगत का सबसे बड़ा फैंटम चोर माना जाता है। सिमोन कहता है चोर बिल्कुल बुरा नहीं लगता, लेकिन सेबास्टियन जोड़ता है कि वह औषधि में बहुत निपुण है और उसे बनाने में बेहद कुशल है, और उसे पूरा यकीन है कि वह मददगार साबित होगा। सिमोन इस पर उत्सुक हो जाता है और कहता है कि उसके पास एक सवाल है। फिर वह उससे कुछ फुसफुसा कर पूछता है। सेबास्टियन कहता है कि बिल्कुल यह उसका क्षेत्र है। सिमोन फिर एक और सवाल पूछता है। सेबास्टियन कहता है हाँ। सिमोन फिर तय करता है कि वह उसे छोड़ देगा और उसकी ओर हाथ बढ़ाकर कहता है कि वह उसे एक अनुबंधित राक्षस के रूप में स्वीकार करेगा। सेबास्टियन बहुत राहत महसूस करता है, लेकिन वह उत्साहित भी है। कहता है कि वह बहुत खुश है। फिर जब वह और सिमोन हाथ मिलाने जाते हैं तो सिमोन उसके हाथ के आगे बढ़ता है और हम एक चमकती रोशनी देखते हैं, और वह कहता है कि एक पालतू बिल्ली के पास उसकी गर्दन के लिए एक कॉलर होना चाहिए। उसका हार एक अधीनता अनुबंध से मंत्रित है। अगर वह उसके खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश करता है तो वह अपने आप उसे गला घोंट कर मार देगा, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। सेबास्टियन कहता है कि वह तो बस कोई आसान रास्ता निकालकर भागने की सोच रहा था, लेकिन अब वह नहीं कर सकता। सिमोन उसे यह भी बताता है कि उसने अपना नाम त्याग दिया है, इसलिए उसे अब ल्यूक कहकर पुकारा जाए, और सेबास्टियन कहता है बिल्कुल। सेबास्टियन फिर पूछता है कि वह अब क्या करने जा रहा है। सिमोन कहता है कि अनुबंध स्थापित हो गया है, इसलिए वह वही करेगा जो वह शुरुआत से करना चाहता था। सेबास्टियन पूछता है कि वह क्या है, क्योंकि वह पानी के तालाब और राक्षसों की लाशों की ओर देख रहा होता है। सिमोन कहता है कि एक अनुबंधित राक्षस होना काफी है। सेबास्टियन पूछता है कि उसका मतलब क्या है, और सिमोन कहता है कि अगर वह नहीं चाहता कि वह इसमें फंस जाए तो उसे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि वह कोई भी सबूत नहीं छोड़ने वाला और वह इन तीनों राक्षसों को पूरी तरह निगल जाएगा। जैसे ही वह उन्हें उठाता है वह कहता है यह अच्छा रहेगा, और फिर वह उन्हें सावधानी पूर्वक संभालने लगता है। लेकिन सेबास्टियन कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने ऐसे भयंकर आदमी से अनुबंध कर लिया है, और वह सोचने लगता है कि शायद वह सच में मुसीबत में है, क्योंकि ये निश्चित ही कोई खलनायक है। फिर दृश्य बाहर के पास बदलता है, जहां सिमोन एक पेड़ पर डार्क बुलेट का उपयोग करता है, जिसे वह पूरी तरह नष्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब वह बिना किसी परेशानी के छठे सर्कल की जादू का उपयोग कर सकता है। उन्हें निगलने के बाद उसने कई दिनों तक बार बार बुलाया और अधिक को निगलता गया। उसका सर्कल बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी शायद उन राक्षसों को काबू में करने की झड़प के कारण उसके कपड़े अब पूरी तरह गंदे हो चुके हैं, और अगर दूसरे लोग उसे इस हालत में देख ले तो परेशानी हो सकती है। तभी फिलिप उसका नाम चिल्लाते हुए आता है। कहता है कि वह उसे बहुत देर से ढूंढ रहा है। फिर पूछता है कि उसके कपड़ों को क्या हुआ, क्या वह घायल है। सिमोन कहता है कि कुछ नहीं हुआ। पूछता है कि क्या कुछ गलत हुआ है। फिलिप कहता है कि इसी वजह से वह आया है। उन्हें सूचना मिली है कि मोने की सेना उनकी सीमा की ओर बढ़ रही है, और वे दक्षिणी समुद्र और उत्तरी जंगल दोनों से आगे बढ़ रही है। जैसे ही वे जंगल और समुद्र दोनों से एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और दक्षिण की ओर नाव पर आ रहे हैं, हम किसी को विस्काउंटी की ओर देखते हुए बात करते हुए सुनते हैं, और वे कहते हैं कि ये काउंट की तरह नहीं है कि वह पूरे सैन्य बल को सिर्फ इस एक जगह को खत्म करने के लिए जुटा ले। मिलोन कहता है कि कहते हैं कि एक बाघ भी खरगोश का शिकार पूरी ताकत से करता है, और वे केवल किस्मत से बच निकले थे, इसलिए उन्हें उनकी विरोध करने की इच्छा को भी पूरी तरह कुचल देना होगा। साथ ही उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वहां एक बहुत ताकतवर आदमी है। वह आदमी विश्वास नहीं कर पा रहा कि मिलोन एरिना में हारने के बाद इतना सख्त कैसे बन रहा है। सोचता है कि काउंट ने उसे दोबारा मौका क्यों दिया। वह आदमी कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि उन्होंने अपनी तैयारियां कर ली हैं।
जैसे ही हम हांस को एक दीवार के ऊपर देखते हैं और उनकी रेंज वाले हथियार तैयार है, हांस चिल्लाता है, सभी बलों को फायर करने के लिए कहता है। फिर वे ऐसा ही करते हैं, नावों की ओर सीधे हमले शुरू कर देते हैं। वह आदमी कहता है कि वे जरूर पूरी कोशिश कर रहे हैं और वे नहीं जानते कि यह सब कितना व्यर्थ है, लेकिन वे ये भी कहते हैं कि कोने में पड़ा चूहा भी बिल्ली को काट सकता है। सीधा डॉर्स शूज जैसा संवाद। फिर वे हैच खोलते हैं और जैसे ही एक गिगांट उसमें से निकलता है, एक छड़ी पकड़े हुए, वह एक मंत्र का उच्चारण करता है जिससे तीरों को जहाज के सामने से रोक दिया जाता है। सैनिक विश्वास नहीं कर पा रहे कि काउंट के सवारों में एक रून नाइट भी था, और वह आदमी हंसता है, कहता है, चाहे वे कितनी भी मेहनत से मुकाबला करें, वे मेरे और मेरे गिगांट के सामने कुछ नहीं है। हमें पता चलता है कि रून नाइट वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से ओरा और एक जादूगर की मना दोनों को चला सकते हैं। सैनिक कहते हैं कि ये पहली बार है जब वे एक को देख रहे हैं। पूछते हैं कि क्या वे वाकई इतने अद्भुत होते हैं। दूसरा आदमी जवाब देता है कि एक समय था जब उन्हें दोनों में अधकचरा समझा जाता था, लेकिन अगर वे गिगांट के साथ कुशल हैं तो यह सब बदल जाता है। वे गिगांट के आंतरिक मैजिक स्टोन से जुड़ सकते हैं और इसकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं और ऐसे राक्षस बन सकते हैं जो जादू टावर के उच्च श्रेणी के जादूगरों के बराबर की शक्ति चला सकते हैं। जादूगर हंसता है, कहता है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने गिगांट की नाव की गति को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह सब उसके सामने बेकार है। जैसे ही वह गिगांट का हाथ ऊपर उठाता है, वह एक कोर को सक्रिय करता है। जब वह आदमी एक विशाल बर्फीला हमला करता है जिसे फ्रॉस्ट वेव कहा जाता है, गिगांट फिर से छड़ी को जहाज के सामने पटकता है जिसे एक रेंज वाला हथियार फट जाता है। सैनिक घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं, जबकि जादूगर हंसता है। वह कहता है कि अब उनके रास्ते की सारी बाधाएं दूर हो गई हैं और अब गिगांट्स को उतरकर समुद्र तट पर कब्जा करना है। जैसे ही वे वैसा ही कर रहे हैं, महल की दीवार की ओर दौड़ते हुए वे कहते हैं कि वे एक बड़े युद्ध की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन लगता है चीजें जल्दी खत्म हो जाएंगी। जादूगर मिलोन से कहता है कि अगर वे और संघर्ष करते तो अच्छा होता, लेकिन मिलोन को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। इतने सारे गिगांट्स के आने के बावजूद उन्होंने अभी तक एक भी नहीं भेजा है। वह सोचता है कि योजना क्या है। हाँ, तब दूसरी तोपखाना इकाई को तैयार रहने को कहा जाता है। जैसे ही तोपें जलती है, वे विशाल गोले दागती है। जादूगर कहता है कि अब कुछ नया सोचना होगा। वह डाल का जादू करता है ताकि हमलों को रोका जा सके, क्योंकि योद्धा उन्हें चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन तभी एक बैंगनी तरल गूंज उनके सभी गिगांट्स पर फैलने लगता है। वे सोचते हैं कि यह क्या है, शायद शराब है। फिर वे देखते हैं कि यह गिगांट से चिपकने लगा है और वे घबरा जाते हैं, पूछते हैं कि यह क्या है। जादूगर चौंकता है क्योंकि गिगांट्स के हाथ जाम होने लगते हैं। उनका शरीर भी सख्त होने लगता है क्योंकि वह तरल जम रहा है जिसे वे उन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हांस चिल्लाता है कि उनके विरोधी भ्रमित हो गए हैं, तो अब यही मौका है। फिर हम उन्हें एक हथियार की नली से देखते हैं क्योंकि एक और हमले की बौछार शुरू हो जाती है। गिगांट्स के चालक कहते हैं कि उन्हें भागना चाहिए, लेकिन उनका शरीर हिल नहीं रहा। सेबास्टियन को सेब खाते हुए देखते हैं। वह कहता है कि चीजें सच में अस्त व्यस्त हो गई है और वह सोच रहा था कि वह इतनी जल्दी में क्यों था, लेकिन इसका कारण यही था। कुछ दिन पहले उसे पकड़ा गया था और उससे एक बहुत अजीब अनुरोध किया गया था। पूछा गया था कि क्या वह एक ऐसा मजबूत गोंद बना सकता है जो किसी भी हालत में चिपका रहे। बेशक यह असंभव है। यह ऐसा अनुरोध था जो उसने कभी नहीं सुना। सदियों से जीवित रहने के दौरान यह कभी संभव नहीं हुआ, सिवाय इसके कि उसकी जान पर बन आई थी। उससे बहुत मेहनत करवाई गई, इसलिए वह यह सुनिश्चित करेगा कि वह सिमोन से इस अपमान का बदला ले। सेब खत्म करने के बाद वह उसका ठूंठ फेंक देता है। फिर गिगांट की ओर देखकर कहता है कि चूंकि उसने इसमें भाग लिया था तो परिणाम ऐसा ही होगा, और अब वह तब तक सोएगा जब तक सब खत्म न हो जाए। जैसे ही तोपें दागी जा रही हैं, एक इंजीनियर कहता है कि उसने कभी ऐसा कोई पदार्थ नहीं सुना। बुलहेड कहता है कि काउंट ने एक ही झटके में गिगांट इकाई को निष्क्रिय कर दिया, और दूसरा पूछता है कि क्या यह भी परिवार में पीढ़ियों से चला रहा कोई गुप्त हथियार है। बुलहेड कहता है कि यह पर्याप्त नहीं है। कई गिर चुके हैं, लेकिन अभी भी कई बचे हुए हैं, खासकर वे दो जो बीच में हैं, क्योंकि वे निश्चित ही नाइट ग्रेड के हैं। जादूगर कहता है कि लगता है हर किसी की अपनी ताकत होती है, और भले ही वह अच्छा हो, यह काफी नहीं है। वह अपनी छड़ी को कसकर पर पकड़ता है और जमीन से पानी को खींचने लगता है। एक शक्ति जिसका नाम वाटर स्ट्राइक है। यह गेट की ओर तेजी से बढ़ता है और वह कहता है कि वह उन्हें एक ही वार में गिरा देगा। फिलिप कहता है कि यह उसके सामने नहीं होगा क्योंकि वह अपनी फैंटम तलवार से जादू को काटता है और जादूगर की ओर दौड़ता है। जादूगर चौंकता है। वह कहता है कि वह काफी नहीं है क्योंकि उसके पास अंगरक्षक है।
जैसे ही मिलोन का गिगांट हमला करता है, फिलिप उसे रोक लेता है, लेकिन वह थोड़ा पीछे हट जाता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह उसकी गति के साथ तालमेल बैठा पा रहा है। मिलोन कहता है कि उसके प्रकट होने का समय आ गया है और वह इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। फिलिप कहता है कि उसने सुना था कि उसे बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन वह तो बिल्कुल भी कमजोर नहीं लगता। मिलोन कहता है कि उसे हराने का यह मौका जीवन भर में एक बार आता है, इसलिए वह इस बार जीत सुनिश्चित करेगा। फिलिप कहता है कि उसने कहा था कि वह अपनी पहचान का जिक्र नहीं करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने पहले ही उसे बेच दिया है। पूछता है कि क्या काउंट के सारे आदमी झूठे हैं। मिलोन अपनी गदा को कसकर पकड़ता है और फिलिप से कहता है कि वह ज्यादा घमंड न करे और उस पर हमला करता है। जादूगर देखता है और कहता है कि मिलोन ऐसे शारीरिक युद्धों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है और ये शर्म की बात है, लेकिन उसे उसी से काम चलाना होगा। हम एक गिगांट को उसके सामने देखते हैं जिसे हम पहचानते हैं कि वह मिस्टर है। मिलोन कहता है कि वह जानता है कि उसका परिवार गरीब है, लेकिन ये देखकर निराश है कि उसका विरोधी बस कोई पुराना कबाड़ है। विक्टर कहता है कि उसे कम मत समझो, क्योंकि वह अपनी तलवार को कसकर पकड़ता है और कहता है कि वुल्गा किंगडम का आखिरी नाइट कैप्टन होने के नाते वह अपनी जान की बाजी लगाकर उसका सामना करेगा। जादूगर हंसने लगता है और विक्टर पूछता है कि क्या कुछ मजाक किया है। जादूगर कहता है कि उसने ऐसे परिचित नाम की उम्मीद नहीं की थी और कहता है कि वह हमेशा की तरह सख्त है। उसे कैप्टन विक्टर कहता है। विक्टर पूछता है कि क्या वह जानता है कि वह कौन है, और वह आदमी पूछता है कि क्या उसने उसे भूल गया है, क्योंकि यह बहुत निराशाजनक है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि कैनियन है। नाइट सर्डर की असफलता। उसी समय क्षेत्र के उत्तर में जंगल में हम सिमून को पेड़ों के ऊपर उड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि वह नीचे देखता है। कहता है कि ऐसा लगता है कि वह बहुत देर से नहीं आया। जैसे ही सैनिक आपस में भिड़ने लगते हैं, वह कहता है कि उसने सही निर्णय लिया कि यहाँ सैनिकों को तैनात किया जाए। काउंट ने अपनी ताकत को अनगिनत क्षेत्रीय युद्धों के माध्यम से बढ़ाया था, इसलिए वह कोई ऐसा नहीं है जिसे कम आंका जा सके। राहत की बात है कि ऐसा लगता है कि उसने अधिकांश गिगांट्स को दक्षिण में भेजा है, इसलिए यहाँ केवल सामान्य सैनिक हैं। यह सही अनुमान था कि वह किसी अन्य मार्ग से भी आक्रमण की कोशिश करेगा और पहले से सैनिकों को तैनात कर देना चाहिए। बेशक उसके पास इतने कम आदमी हैं कि उन्हें एक ही स्थान पर तैनात करना भी कठिन है, इसलिए जंगल में भेजना एक कठिन निर्णय था। लेकिन उसने उस समस्या का हल किसी और तरीके से किया। जब हम एक डाकू के बालों में बंधे कपड़े को देखते हैं, वह चिल्लाते हुए दौड़ता है, अपनी कुल्हाड़ी लेकर कुछ शूरवीरों को खदेड़ता है। लेकिन सिर्फ वही नहीं है, बाकी डाकू भी वहां मौजूद है। वह कहता है कि इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता उस युवा स्वामी का कर्ज चुकाने का जिसने उनकी इतनी मदद की है, और उन्हें यह करना होगा। वे दुश्मनों को हराने की पूरी कोशिश करते हैं। वह कहता है कि डाकुओं को अपनाना और उन्हें प्रशिक्षण देना अच्छा निर्णय रहा, क्योंकि इसका अच्छा परिणाम मिला। उनका जीवित युद्ध का अनुभव बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। एक शूरवीर चिल्लाता है, अपने आदमियों से पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं। कहता है कि उन्हें संख्या के बल उन्हें दबाना चाहिए, एक साथ हमला करना चाहिए। जैसे ही वे हमला करने जाते हैं, हम एक हाथ को बाहर आते देखते हैं जो डाकू को खींच लेता है। वह अकेले ही उनके हमलों को रोक रहा है और उन्हें पीछे धकेल रहा है। हमें एक झलक मिलती है और पता चलता है कि वह रोजर्स है। रोजर्स उनकी एक तलवार को रोकता है और फिर आगे बढ़ता है, दो को तुरंत मार देता है। वह कहता है कि दुश्मन के मोर्चे में बहुत अंदर तक घुसना खतरनाक है, इसलिए उन्हें सावधान रहना होगा। उनका लक्ष्य उन्हें समाप्त करना नहीं, बल्कि तब तक डटे रहना है जब तक पीछे हटने का आदेश न मिले। सिमून कहता है कि रोजर्स अपने अनुभव से योद्धाओं की कमी को पूरा कर रहा है। वास्तव में यह उसकी अपेक्षाओं से कहीं बेहतर प्रदर्शन है, लेकिन अगर उन्हें और प्रशिक्षण दिया गया तो वे एक विश्वसनीय बल बन सकते हैं। हालांकि एक थकाऊ युद्ध में उलझना नुकसानदायक होगा, इसलिए उन्हें जल्दी करनी होगी। वह फिर बहुत तेजी से सीटी बजाता है, जिसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजती है, जिससे सैनिक घबरा जाते हैं। रोजर्स इसे पहचानता है और सिमून को हाथ हिलाते हुए देखता है। वह कहता है कि अब तैयारी पूरी हो चुकी है, इसलिए वे आगे बढ़ सकते हैं। वह फिर चिल्लाता है और सभी बलों को सतर्क करता है, कहता है कि उन्हें पीछे हटना है। शूरवीर भ्रमित होकर पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं। कहता है कि उसके आदमियों को उनका पीछा करना चाहिए। जैसे ही वे ऐसा करना शुरू करते हैं, वे जंगल, एक नदी और फिर एक घाटी पार करते हैं। जैसे ही शूरवीर अंततः उन्हें पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि अब उनके पास भागने की कोई जगह नहीं है और ये भूमि उनकी कब्र बन जाएगी। रोजर्स उन्हें घूरते हुए कहता है कि वे कुछ गलत समझ रहे हैं, वे अपना लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। शूरवीर कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा।
और रोजर्स कहता है कि असल में वे ही गिर चुके हैं और अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। अपने आदमियों से कहता है कि सब कुछ जलाओ। जैसे ही वे कुछ फ्यूज जलाते हैं, वह आग बर्तनों तक पहुंचती है, जिससे वे हवा में विस्फोट कर जाते हैं। मलबे से उन्हें एक दूसरे से अलग कर देते हैं। सैनिक भ्रमित होकर पूछते हैं कि यह क्या है और क्या वे समय खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि वे पहले ही एक बंद गली में हैं, तो इसका क्या मतलब है, और वे खुद को वहीं फंसा रहे हैं। रोजर्स कहता है कि इस जागीर के लोग पहाड़ों में लापरवाही से प्रवेश नहीं करते। उन्हें बचपन से ही इसकी चेतावनी दी जाती है। और वह शूरवीर से पूछता है कि क्या वह जानता है क्यों। वह पूछता है कि क्या फंसे होने के कारण वह पागल हो गया है, लेकिन रोजर्स कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यह भूमि एक राक्षसों की मांद है। जैसे ही हम देखते हैं, राक्षस वास्तव में मदद के लिए आ गए हैं। शूरवीर घबरा जाता है और रोजर्स कहता है कि बहुत पहले से ही जो इस भूमि पर पैर रखते हैं वे मर जाते हैं और कभी नहीं देखे जाते। सिमून कहता है कि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ है। अब अगर वे दक्षिण में स्थिति को संभाल ले तो सब खत्म हो जाएगा। और ऐसा लगता है कि चीजें उसकी अपेक्षा से कहीं आसान हो रही हैं। फिर वह कुछ देखता है क्योंकि जंगल में धुआं है। वह सोचता है कि क्या ये जंगल की आग है, लेकिन कहता है कि यह पश्चिमी मोर्चा है और ऐसा नहीं हो सकता। सोचता है कि क्या और भी सैनिकों को भेजा गया था। फिर थोड़ा बाद में सिमून को अंधेरे गोले का उपयोग करते हुए शूरवीरों को संभालते देखा जाता है। वह पेड़ पर वापस कूद जाता है। कहता है कि इससे उसने काफी हद तक स्थिति को संभाल लिया है। तभी एक विशाल विस्फोट होता है। फिर वह सोचता है कि क्या वह स्थल भी बुरी स्थिति में है, इसलिए वह दौड़ता है। वह कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा और उसने काउंट को बहुत हल्के में लिया और वे ऐसे आ रहे हैं जैसे उनका कोई अंत ही न हो। ये उसकी अपेक्षा से अधिक समय ले रहा है और अब वह दक्षिण भाग में तय समय से देर से पहुंचेगा। उसकी एकमात्र आशा यह है कि वे वहां अच्छी तरह डटे हुए हों। हम एक तलवार को जमीन में गड़ी हुई देखते हैं क्योंकि विक्टर हाँफ रहा है और कैनियन उसके सामने खड़ा है। कहता है कि उसने अपेक्षा से अधिक देर तक टिके रहने का प्रयास किया, लेकिन अब यह समाप्त होगा। ये सोचना कि वह इस तरह के कबाड़ से उसके साथ एक निष्पक्ष लड़ाई लड़ सकता है हास्यास्पद था। अगर वह शांति से अपने क्षेत्र में रहता तो उसे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वह सोचता है कि उसने सिमून में ऐसा क्या देखा कि एक लड़के का हाथ पकड़ लिया और वह हमेशा की तरह समझ से बाहर है। विक्टर कहता है कि वह भी उसके बारे में यही कह सकता है। साम्राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के बावजूद उसने खुद को मोने के हाथों बेच दिया। कहता है कि निश्चित रूप से उसे एक शूरवीर के रूप में शर्म महसूस होती होगी और उसकी अवसरवादी प्रवृत्ति अभी भी नहीं बदली है। कैनियन कहता है कि उसे बस चालाक कहो। अरियल वुल्गा साम्राज्य के विपरीत मोन ऐसा व्यक्ति है जो उसकी प्रतिभा को सही मायनों में पहचानता है। उसी के कारण वह अपने नए जीवन का आनंद ले रहा है। विक्टर कहता है कि वह अब भी उस घटना के बोझ से दबा हुआ है। कैनियन एक और जादू चार्ज करना शुरू करता है। कहता है कि वह अब बातों को छोड़कर उस सम्मान के बदले में जो उसने कभी उसके लिए रखा था उसे एक ही वार में खत्म कर देगा। जैसे ही वह बर्फ की बर्छियां छोड़ता है, हमें 65 साल पहले के वुल्गा रडर की एक झलक मिलती है। कैनियन चिल्लाता है, कहता है कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि उसने पिछले द्वंद्वों में निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन किया था। सोचता है कि उसे पदोन्नति क्यों नहीं मिली। वह व्यक्ति कहता है कि भले ही वह इस बारे में उससे बहस करे। कैनियन आग्रह करता है कि कोई न कोई गलतफहमी जरूर है। फिर हम विक्टर को पूछते हुए सुनते हैं कि क्या हो रहा है और कैनियन कहता है कि अच्छा हुआ कि वह आ गया। विक्टर पूछता है कि वे किस बात पर असहमत हैं। कैनियन कहता है कि वह सही समय पर आया है। समय की बात है और पदोन्नति मूल्यांकन में एक बड़ी गलती हुई है। विक्टर कहता है कि अगर बात उसी की है तो वह उसके आदेशों के अनुसार था और उसने पदोन्नति परीक्षा में जादू का प्रयोग किया था। पूछता है कि क्या उसने नहीं किया। कैनियन पूछता है कि उसे यह कैसे पता चला और विक्टर कहता है कि एक ऐसी परीक्षा में जहां तलवारबाजी का प्रदर्शन करना था, वहां किसी और शक्ति का प्रयोग करना अयोग्यता का कारण है। कैनियन कहता है कि उसने अपनी तलवारबाजी के साथ इसे जोड़ा और अपनी अनोखी शैली दिखाई और वह वो करने में सक्षम था जो और कोई नहीं कर सका, इसलिए उसका मूल्यांकन वैसे ही किया जाना चाहिए। विक्टर कहता है कि परीक्षा केवल उसकी तलवारबाजी का मूल्यांकन करने के लिए थी और वह नहीं मानता कि इसे और विस्तार से समझाने की कोई आवश्यकता है। कैनियन अपनी मुट्ठी भींचता है। कहता है कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता। पूछता है कि क्या वह जानबूझकर उसे रोक रहा है क्योंकि वह खुद जादू का प्रयोग नहीं कर सकता और वह उसकी शक्ति से खतरा महसूस करता है और वह अपनी जलन के आगे झुक गया है। विक्टर कहता है कि अब उसे और सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है और जैसे ही वह चला जाता है, कैनियन पूछता है कि क्या वह भागना चाहता है।
कहता है कि उसके बयान का जवाब दे। विक्टर कहता है कि वह कम से कम यह बात तो बता देगा, और वह उसे यह बताने जाता है कि वह क्या नहीं समझ रहा। तभी वर्तमान में लौटते हैं जब विक्टर उसका जादू काट देता है। केनियन पूछता है कि क्या वह अब भी उसके खिलाफ खड़ा होने की सोच रहा है। उसे मूर्ख कहता है। जैसे ही वह तैयारी शुरू करता है, उसका जल हमला विक्टर की ओर बढ़ता है और केनियन उसका मजाक उड़ाता है। कहता है कि यह उसी शक्ति का फल है जिसे उसने नजरअंदाज किया था। कहता है कि उसे उसी शक्ति के हाथों मरना चाहिए जिसे वह तुच्छ समझता था। जैसे ही हमला पास आता है, विक्टर कहता है कि वह उस दिन से 1 इंच भी नहीं बढ़ा। जैसे ही वह इन हमलों से किनारा करते हुए पास आता है, अब वह केनियन के एकदम सामने है। केनियन कहता है कि वह विश्वास नहीं कर सकता कि वह अब भी ऐसी गतियों में सक्षम है, जबकि वह अपंग है। वह एक और जादू चलाना शुरू करता है क्योंकि विक्टर अब सीधे उसके सामने है। इस बार विक्टर हमलों से छिद गया है और केनियन कहता है कि वह लगातार लड़ रहा है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। वह कभी भी उसके पास नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके पास जादू है। विक्टर कहता है कि लगता है वह उस दिन के बाद से अपनी तलवारबाजी का अभ्यास नहीं कर रहा। वह कांटों में हिलते हुए कहता है कि उसने उस समय उसे यह सिखाया था कि शूरवीरों की लड़ाई में प्रतिद्वंद्वी से दूरी की समझ सबसे महत्वपूर्ण होती है, और अभी वह अब भी उसके हमले की दूरी में है। जैसे ही वह वार करता है और उसके सीने को चीरता है, उसका मोनाकोर तोड़ देता है। विक्टर कहता है कि सच्चाई यह है कि वह बहुत पहले से उसकी शक्ति को मान्यता दे चुका था, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनमें रून शूरवीर बनने की संभावना है। हालांकि केवल जादू पर निर्भर करने से वह कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए वह उसके प्रति सख्त था और वह एक महान शूरवीर बन सकता था। यह वाकई एक अफसोस की बात है। विक्टर कहता है कि क्योंकि फिलिप लड़ रहा है, वह उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन जाइगेंट गिरने लगता है और वह कहता है कि मशीन की हालत देखते हुए यही अंत है, और वह माफी मांगता है कि वह मदद नहीं कर सका, इसलिए अब शेष जिम्मेदारी फिलिप की है। जैसे ही फिलिप फैंटम तलवार का प्रयोग करता है, वह आगे बढ़ता है जिसे मिलोन रोकता है। मिलोन फिर अपना गदा पीछे खींचता है और आगे झटका देता है। फिलिप को दीवार से टकराते हुए पीछे उड़ाकर फेंक देता है, जिससे एक विस्फोट होता है। हम फिलिप के मैक को उसे ऊपर देखते हुए देखते हैं क्योंकि उसने उस हमले को रोक लिया था। मिलोन पूछता है कि अखाड़े में दिखाए गए कौशलों का क्या हुआ। पूछता है कि क्या उसने अपनी क्षमताओं का अधिक मूल्यांकन कर लिया, इसलिए अब उसे और मेहनत करनी चाहिए। फिलिप कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वह इस बात पर इतना गर्व कर रहा है कि उसने उसे 2 बार मारा, और भले ही वह दिखावा कर रहा हो, लेकिन यह वाकई बुरा है। वह अब कुछ समय से महसूस कर रहा है, लेकिन यह आदमी बहुत शक्तिशाली हो गया है। वह जैसे बिल्कुल अलग व्यक्ति हो गया है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। हमारा ये वाला एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।